हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन प्लस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा सिलॉक्स का। सिलॉक्स में आप एक्चुअली सिलॉक्स होते क्या है, आपने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर बैट्स, इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। कुछ स्टेटमेंट आपको दे देता है, उसके बाद आपको कुछ कंक्लूजन दे देता है। उन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको ये बताना होता है कि वो स्टेटमेंट के बेसिस पे जो कंक्लूजन आया है वो ट्रू है, फॉल्स है, क्या नहीं है। तो इन्हीं टाइप के स्टेटमेंट्स को हम सिलॉक्स कहते हैं। अब सिलॉक्स में आपको दो चीजों का बहुत खास ध्यान रखना होता है। एक होते हैं स्टेटमेंट्स का और एक होते हैं आपके कंक्लूजन का। सिलॉक्स में आपके स्टेटमेंट होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं आपके यूनिवर्सल पॉजिटिव और एक आपके होते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। जो आपके यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके होते हैं स्टेटमेंट जैसे ऑल एंड सम। जो आपके यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके होते हैं नो एंड सम नॉट। सिलॉक्स में बेसिकली आपके चार ही स्टेटमेंट होते हैं, सम, ऑल, नो, सम, नॉट। उसमें से ऑल और सम आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, नो और सम नॉट आपका यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन आपके या फिर डेफिनेटली ट्रू होते हैं। दूसरे टाइप का आपका कंक्लूजन होता है डेफिनेटली फॉल्स। और एक लास्ट टाइप का आपका स्टेटमेंट आता है वो होता है कांट से। मैं उसे शॉर्ट में आपको सीएस लिख के दिखाऊंगा। और देखिए डेफिनेटली ट्रू तो वो स्टेटमेंट होती है जो हर सिचुएशन में ट्रू होगी। क्यों? हर सिचुएशन की बात मैं क्यों करता हूं? क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होती है। तो वो स्टेटमेंट जो यूनिवर्सली ट्रू होगी दैट इज डेफिनेटली ट्रू। और वो स्टेटमेंट जो आपकी यूनिवर्सली फॉल्स होगी दैट इज डेफिनेटली फॉल्स। और वो वाली स्टेटमेंट जो किसी किसी जगह ट्रू हो जाती है, किसी जगह फॉल्स हो जाती है, वो आपका कांट से होता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि कंक्लूजन कौन से ट्रू होते हैं, कौन से फॉल्स, कौन से कांट से। अब एक कंक्लूजन होता है, सुनिए एक स्टेटमेंट देता हूं मैं आपको। जो आपका ट्रिपल तलाक का सिस्टम था, क्या वो यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट था? नहीं, कुछ कुछ कंट्रीज इसे फॉलो करती थी। क्या वो यूनिवर्सली फॉल्स था ट्रिपल तलाक? नहीं, क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज उसे फॉलो करती थी। ट्रू नहीं था क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज उसे फॉलो नहीं भी करती थी। वो था कांट से। जो एक जगह ट्रू हो और एक जगह फॉल्स हो वो स्टेटमेंट्स होती है कांट से। कांट से तो मैंने अपनी इनइक्वालिटीज वाले लेक्चर में भी समझाया, जो आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसे भी नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। सपोज एक एम्प्लॉय है आपका, उसका रिपोर्टिंग टाइम पूरे 9 बजे का है। 9 बजे उस एम्प्लॉय को अपने ऑफिस रिपोर्ट करना ही करना है। तो आप क्या करते हो, उसकी टाइमिंग को ट्रैक कर लेते हो, ठीक है। टाइमिंग को कैसे ट्रैक कर लेते हो? डे वन को एम्प्लॉय पूरे 9 बजे आता है, मतलब बिल्कुल टाइम पे आता है, ऑन टाइम आता है। अब क्या होता है, डे टू आप उसका देखते हो कि टाइम देखते हो कि किस टाइम पे आता है। डे टू वो एम्प्लॉय थोड़ा सा लेट आता है, 9:10। डे थ्री वो फिर टाइम पे आता है पूरे 9 बजे। एंड डे फोर वो थोड़ा अर्ली आ जाता है, 8:55। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 9 बजे। अगर कोई पर्सन, थर्ड पर्सन जैसे आपका फ्रेंड या आपका कलीग या कोई भी पूछे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो टाइम पे आ रहा है या नहीं, डेली टाइम पे आ रहा है या नहीं, तो आप क्या कहोगे? डेली टाइम पे आ रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट होगा कि वो एम्प्लॉय टाइम पे आता है, कांट से होगा। क्यों? कभी कभी तो वो टाइम पे आ रहा है तो स्टेटमेंट की एम्प्लॉय टाइम पे आ रहा है ट्रू हो जाता है। कभी कभी वो टाइम पे बिल्कुल नहीं आ रहा तो वो आपका फॉल्स हो जाता है। बट एक कभी तो वो ट्रू था। तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स को हम कौन से स्टेटमेंट कहते हैं या कंक्लूजन कहते हैं? कांट से। ये डेफिनेटली ट्रू भी नहीं होता, फॉल्स भी नहीं होता, कभी कभी ट्रू होता है, कभी कभी फॉल्स होता है।
हम कहते हैं कांट से। आई होप ये आपको क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हमने आपकी स्टेटमेंट डिस्कस कर ली, आपकी कंक्लूजन्स डिस्कस कर लिए। सिलॉक्स करने के आपके बहुत मेथड्स होते हैं, 50-50 मेथड भी होता है, वेन डायग्राम भी एक मेथड होता है। जो मैं आपके साथ मतलब मेथड डिस्कस करने वाला हूं वो है वेन डायग्राम। जो भी हम सिलॉक्स से क्वेश्चन करेंगे वो हम वेन डायग्राम की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सिलॉक्स की पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में कहता है ऑल ए आर बी। देखिए पहली स्टेटमेंट आपको कहता है ऑल ए आर बी। थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं इसको ताकि आपको क्लियरली ये नजर आ जाए। चलिए ऑल ए आर बी ये मेरी पहली स्टेटमेंट है। अब वेन डायग्राम में जिस तरीके से मैं करवाऊंगा उस तरीके से आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सिलॉक्स आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यूजुअली इसे टफ टॉपिक माना जाता है, इसलिए स्टूडेंट से मतलब कि टफ टॉपिक मानते हैं या मतलब समझ नहीं पाते, बट जिस तरीके से मैं बताऊंगा ये आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। ऑल ए आर बी के दो आपके डायग्राम बन सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट डायग्राम और एक मैं कॉलम बना देता हूं पॉसिबल डायग्राम का। ठीक है, काइंडली नोट कीजिए ऑल ए आर बी के दो टाइप के डायग्राम मैं बनाऊंगा। एक होगा एब्सोल्यूट डायग्राम, एक होगा पॉसिबल डायग्राम। अब एब्सोल्यूट डायग्राम में ये आप लोग बहुत पहले से बना रहे होंगे ऑल ए आर बी। ये बनाते हो जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी के अंदर है, ऑल ए आर बी। अब इसका पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है? ये तो आपका ए है, अगर बी पूरा इसको ओवरलैप कर ले, एक तो सिंपल ए है एक सर्कल, बी पूरा ओवरलैप कर ले, तब भी मैं कह सकता हूं ऑल ए आर बी। बिल्कुल कह सकता हूं, ये स्टेटमेंट उसमें भी गलत नहीं है, इसमें भी ऑल ए आर बी है। और इस स्टेटमेंट में भी जब वो पूरा का पूरा ए को बी ओवरलैप कर देता है तब भी ऑल ए आर बी ट्रू ही रहेगा। तो ऑल ए आर बी के दो पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। एक एब्सोल्यूट डायग्राम तो ये है ही है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, पॉसिबल डायग्राम ये होगा। तो आप काइंडली से नोट कर लीजिए। आपको देखिए ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे जैसे आप इसमें पक्के होते जाएंगे ये डायग्राम आपके माइंड में क्लियर होते जाएंगे, क्वेश्चंस आपसे अपने आप होंगे। तो आप फॉर द टाइमिंग इसे नोट कर लीजिए, आगे हम और स्टडी करते हैं इसकी। अब देखिए अगली स्टेटमेंट मुझे दी है सम ए आर बी। अब इसके भी दो ही डायग्राम बनेंगे, एक होगा एब्सोल्यूट, एक होगा पॉसिबल डायग्राम। अब सम ए आर बी का आपने स्टार्टिंग से ही हमेशा से ऐसे डायग्राम बना होगा, ए ऐसा है, बी ऐसा है, ए का कुछ पोर्शन ये वाला पोर्शन बी में है, तो हम कह देते हैं सम ए आर बी। यही आपने सीखा है। देखिए सम एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे थोड़ा समझने की जरूरत है। सम का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कि यही पोर्शन है। आप सम को इस तरीके से समझते, अगर मैं क्लास में आता हूं, मेरे सामने 10 या 15 स्टूडेंट्स हैं, अब मैं देखता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स मतलब कि 10-15 स्टूडेंट्स में से 2-3 स्टूडेंट्स मुझे डेली आंसर करते हैं, मेरे क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर देते हैं और मतलब मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है। तो जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं कहूंगा कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो क्या इसका ये मतलब है कि बाकी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाकी स्टूडेंट्स के बारे में मुझे पता नहीं है। तो सम एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मतलब कि आप कह नहीं सकते कि इतना पोर्शन होगा या उसका इतना पोर्शन कवर होगा या फिर पूरा का पूरा ही पोर्शन कवर होगा। ये तीन बातें कह रहा हूं। तो सम ए आर बी का मतलब ये भी हो सकता है, सम ए आर बी का मतलब ये भी हो सकता है, सम ए आर बी का मतलब ये भी हो सकता है। तो आपको एक चीज समझनी है, जब भी हम सम कहते हैं, अगर एक काम एक एग्जांपल और लेता हूं। एक फॉरेनर आता है इंडिया में, वो मेनली विजिट करता है
ठीक है, कुछ एक अच्छी लोकेलिटी विजिट करता है मुंबई में, एंड वो जब बाहर जाता है तो उससे पूछते हैं कि इंडिया कैसा है। वो कहते हैं कि सम इंडियंस आर रिच, क्योंकि उसने वो रिच पोर्शन ही देखा है। तो इसका ये मतलब है कि बाकी पुअर है नहीं, बाकी स्टूडेंट मतलब बाकी इंडियंस पुअर नहीं है, उसे सिर्फ कुछ के बारे में नॉलेज है जिसके बारे में उसने स्टेटमेंट दी है। हो सकता है सारे के सारे रिच हो इस डायग्राम में, तो ये तो सम का एब्सोल्यूट डायग्राम है ही है, सम का पॉसिबल डायग्राम ये भी तो हो सकता है। ये देखिए ए और बी ओवरलैप करते हैं तो पॉसिबल डायग्राम ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें भी तो सम ए इज बी है, नो डाउट ये ऑल का डायग्राम है। अच्छा, ऑल का एक और डायग्राम होता है ए और बी। बताओ ये ऑल का डायग्राम है, क्या इसमें सम ए इज बी नहीं है? इसमें भी तो सम ए इज बी है, तो मतलब कि ये तो आपका एब्सोल्यूट डायग्राम होगा ही होगा। ये आपके पॉसिबल डायग्राम होंगे, क्योंकि जहां ऑल होता है वहां सम तो डेफिनेटली होता ही होता है। तो ये डायग्राम आपके पॉसिबल डायग्राम होते हैं। जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एक ये डायग्राम याद रखना है और आपको एक ये वाला डायग्राम याद रखना है। ये वाला डायग्राम आपको याद ना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दो डायग्राम से आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो सम का मतलब ये भी हो सकता है कि सम ए इज बी इसमें भी ट्रू है, सम ए इज बी इसमें भी ट्रू है। तो ये दोनों डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए, तो काइंडली नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम अगला वाला डिस्कस कर लेते हैं स्टेटमेंट नो ए इज बी। नो ए इज बी, अरे बहुत सिंपल है, कोई भी ए बी नहीं है, तो हम दिखाएंगे ए को इस तरीके से और बी को इस तरीके से और दोनों के बीच क्रॉस। मतलब ए का रिलेशन किसी भी बी के एलिमेंट के साथ नहीं है, दोनों डिस्टिंक्ट है। इस स्टेटमेंट का एब्सोल्यूट और पॉसिबल डायग्राम आपका एक ही बनेगा, तो ये आपने नोट कर लेना है, आइए नोट कीजिए इसे। अच्छा एक और चीज नोट कीजिए, आप दिखाने वाले ऐसे भी दिखा देते, नो ए इज बी को इस तरीके से भी दिखा देते, ये भी सही है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यही वाला मेथड यूज करो, यही वाला डायग्राम यूज करो, क्योंकि इसकी यूटिलिटी आपको बाद में पता चल जाएगी। फॉर द टाइमिंग आप यही वाला डायग्राम नोट करेंगे, वैसे ये वाला भी गलत नहीं होता, नोट कीजिए इसे। अब देखिए अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट में कहते हैं सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को डायग्रामेटिकली कैसे दिखाते हैं वो आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए ये आपका ए है, ठीक है जी। अब इसमें से सम ए इज नॉट बी, ए का कुछ पोर्शन जिसे मैं ऐसे ब्लैक कर देता हूं टोटली मार्कर से, ये आपके बी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते। देखिए ए का ये वाला पोर्शन, मतलब ये देखिए ए का सारा नहीं कह सम ए, कुछ ए का पोर्शन जिसे मैंने इस ब्लैक से डिनोट किया हुआ है वो बी के साथ रिलेशन नहीं रखते, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। हाँ अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इसका पॉसिबल डायग्राम। आपको पॉसिबल डायग्राम देखिए कुछ कंफ्यूजन आएगी, बट वो अभी मैं डिस्कशन में क्लियर कर दूंगा साथ के साथ। ये देखिए इसका पॉसिबल डायग्राम होगा ए ऐसे, बी इसके अंदर, ए का कुछ पोर्शन बी से रिलेशन नहीं रखता, ये आपका पॉसिबल डायग्राम है। अब आप पहले इन दोनों डायग्राम्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि पॉसिबल डायग्राम क्यों बन पाया है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आप समझते हैं सम ए इज नॉट बी। अब मैं मान लेता हूं ये आपका है, ये आपके लोग हैं इंडियंस, ये आपके लोग हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तानी कहते हैं। अब एक बात है कि कुछ इंडियंस जो ये वाला पोर्शन है वो पाकिस्तानी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, तो ये सब इंडियंस आर नॉट रिलेटेड टू पाकिस्तानी, इस तरीके से। अब क्या होता है, एक बार यहां पर क्या कहते हैं, एक बार कुछ इंडियंस पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, क्या
ये पूरा का पूरे इंडियंस पाकिस्तान के यहाँ पे अगर कोई फंक्शन होता है तो जा पाएंगे सारे इंडियंस? कभी नहीं जा पाएंगे। सारे के सारे इंडियंस पाकिस्तान के इधर कोई फंक्शन होता है तो वो कभी भी नहीं जा पाएंगे। क्या अगर इंडिया में कोई फंक्शन होता है, ए में कोई फंक्शन होता है, तो क्या सारे पाकिस्तानी जा सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बस वो उन लोगों से दूर रहेंगे। बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली ये चीज हो सकती है। तो आपने इसे समझना है, सम ए इज नॉट बी है, तो मतलब कुछ ए का पोर्शन बी में नहीं है, बट बी इसके अंदर आ सकता है। पूरा का पूरा जो ए है इस बी के अंदर नहीं जा सकता। रीजन क्या है? क्योंकि ये हमेशा, ये वाला पोर्शन हमेशा नॉट रिलेटेड होगा बी से। लेकिन अगर बी ए के अंदर भी चला जाए तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कुछ ए हमेशा उससे फिर भी अलग का अलग रहेगा। अगर कुछ इंडियंस के इधर फंक्शन है तो सारे के सारे पाकिस्तानी आ सकते, बस उन लोगों से दूर रहेंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से भी समझा जा सकता है। बाकी बहुत तरीके समझने के, आपने ये चीज नोट डाउन कर लेनी है। नोट डाउन कीजिए इस डायग्राम को। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम एक। इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी है, ऑल ए इज बी। क्या कह रहे दीजिए? ऑल ए आर बी। चलिए, ऑल ए आर बी। अब मुझे कुछ चार कंक्लूजन दिए उसने। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, दूसरा सम ए इज बी, नो ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। अब मुझे बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है या कांट से है। पेपर में आपको एक बात नोट कर लीजिए, कभी भी कंक्लूजन आपसे ट्रू या फॉल्स नहीं पूछेगा। आपको पेपर में ऑप्शन दिए होंगे इस तरीके से, मार्क 1 इफ स्टेटमेंट 1 follows, mark 2 if statement 2 does not follow। आपको कभी पेपर में ट्रू या फॉल्स नहीं पूछेगा, या पूछेगा स्टेटमेंट 1 follows या कंक्लूजन 1 follows या कंक्लूजन 2 follows। स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन 2 follows। इस तरीके से आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो आपने एक चीज देखना है, जो कंक्लूजन आपका ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा, वही तो फॉलो करेगा। सॉरी, डेफिनेटली ट्रू होगा, ट्रू। मैं आपको शॉर्ट में डीटी लिख देता हूं, डेफिनेटली ट्रू को। जो स्टेटमेंट आपका डेफिनेटली ट्रू होगा वही तो फॉलो करेगा। अच्छा, जो स्टेटमेंट आपका फॉलो नहीं करेगा, एक बात बताइए, डेफिनेटली फॉल्स, डीएफ लिखता हूं जैसे, और कांट से, जैसे मैंने सीएस लिखा, जो डेफिनेटली फॉल्स और कांट से जो चीज होगा वही तो होगा जो नॉट फॉलो करेगा। फॉलो करने का मतलब ये है कि जो आपका कंक्लूजन है वो ट्रू है। अगर जो चीज ट्रू है ही नहीं, वही तो नहीं फॉलो करता। तो आपको ये चीज नोट करना है। पेपर में आपको पूछेगा 1 follows, तो मतलब तो डेफिनेटली ट्रू पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है, अगर आपको कंक्लूजन आता है डेफिनेटली फॉल्स एंड कांट से, तो इट मींस द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्टेटमेंट दी है ऑल ए आर बी। कंक्लूजन में आपसे पूछता है ऑल ए आर बी। अब एक बात बताइए, इसी स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया दोबारा, ये क्या हुई? री स्टेटमेंट। ये आपकी क्या होती है? री स्टेटमेंट। देखिए, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है वो स्टेटमेंट में से हमने कुछ निकाला है, कुछ कंक्लूड किया है। अगर मैं स्टेटमेंट को दोबारा ही कंक्लूजन में लिख दूं तो क्या वो कंक्लूजन होगा? वो कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, वो तो रीस्टेटमेंट हो गई। और जो चीज आपकी रीस्टेटमेंट होती है उसे आपने हमेशा क्या कहना है? डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स। काफी लोग सोचेंगे कि जो दिया था वही तो लिख दिया, ट्रू होना चाहिए। बट एक चीज समझिए आप, वो स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। स्टेटमेंट की एग्जैक्ट लाइन उठाकर हम कंक्लूजन में लिख देते हैं तो वो रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट को हम ट्रू नहीं कह सकते। कंक्लूजन का मतलब होता है कुछ इन्फ्रेंस निकला उसमें से, और इसमें से हमने कुछ निकाल के नहीं लिखा, हमने उसे एज इट इज लिख दिया है।
तो ऐसी स्टेटमेंट कभी भी री स्टेटमेंट आ जाए पेपर में वो आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा, आंख बंद करके आपने कर देना है, क्योंकि ये री स्टेटमेंट है, इसका ये कोई कंक्लूजन बन ही नहीं सकता। ठीक है जी, पहले का तो आंसर आ गया आपका डेफिनेटली फॉल्स। चलिए अब ऑल ए आर बी को देख लेते हैं। ऑल ए आर बी का डायग्राम बनाइए, दो टाइप के होते हैं डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम बनाता है, ये तो है एब्सोल्यूट डायग्राम, ठीक है जी। एक होता है पॉसिबल डायग्राम। पॉसिबल डायग्राम में बनाता है ए और बी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं कुछ इस तरीके से, ये है ए और बी का, तो ये एक एब्सोल्यूट डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम है। तो अब देख लेते हैं स्टेटमेंट 2, कहता है सम ए इज बी। क्या इसमें से सम ए इज बी है? बिल्कुल है, इस डायग्राम में ट्रू है। इस डायग्राम में देखो सम ए इज बी, बिल्कुल ट्रू है। जो आपका कंक्लूजन एब्सोल्यूट डायग्राम में ट्रू और पॉसिबल डायग्राम में ट्रू, तो वो आपका स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपका स्टेटमेंट 2 एक डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, नो ए इज बी। क्या इसमें ट्रू है नो ए इज बी? नहीं, फॉल्स। क्या इसमें कह सकते हैं नो ए इज बी? बिल्कुल नहीं, फॉल्स। दोनों में फॉल्स, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है। आप कहते हैं सम ए इज नॉट बी। अब देखिए इसमें, देखिए सम ए इज नॉट बी, ऐसा नहीं है, ये इसमें फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। और इसकी बात करें, कह रहा सम ए इज नॉट बी, पॉसिबल डायग्राम में, इसमें भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों में फॉल्स। स्टेटमेंट 4 आपका डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से इनके आंसर्स दिए जा सकते हैं, काइंडली आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं आपका, जिसमें कहता है सम ए इज बी। अब इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कंफ्यूजन में सम ए इज बी तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि रीस्टेटमेंट पहले भी बताया वो फॉल्स ही होगा। तो अब हम बाकी जो 3 बची स्टेटमेंट है उनका निकालेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। अब सम ए इज बी, सम ए इज बी को देखिए दो डायग्राम बनते हैं, एब्सोल्यूट डायग्राम, ए ऐसे बनेगा, बी ऐसे आएगा। सम ए इज बी का पहला डायग्राम ये होता है। दूसरा डायग्राम देख लेते हैं, ए इधर आएगा, आपका बी इधर आएगा। जब ए और बी आपका ओवरलैप कर जाएगा, वो भी तो एक पॉसिबल डायग्राम बनेगा। तो हम दो ही डायग्राम याद रखेंगे सम के लिए भी, एक इसका एब्सोल्यूट डायग्राम, एक इसका ओवरलैप में जो सम ए इज बी ट्रू ही होता है, तो ये डायग्राम। तो दो डायग्राम देख लीजिए, अब हम समझते हैं। कंक्लूजन कहता है ऑल ए आर बी। पहले डायग्राम में ऑल ए आर बी है नहीं, तो यहाँ पे ऑल ए आर बी फॉल्स हो जाएगा। दूसरे में ऑल ए आर बी बनता है दूसरे डायग्राम में, बिल्कुल है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा। एक डायग्राम में जो चीज फॉल्स हो, एक में ट्रू हो, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स है, कभी भी नहीं। सो ये आपका हो जाएगा कांट से। सीएस लिखता हूं मैं शॉर्ट में कांट से को, तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी ऑल ए आर बी कांट से। हमें नहीं पता, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता कि उसका क्या है। अगला देखते हैं, कहता है नो ए इज बी। अब इसमें देखिए क्या नो ए इज बी है? नहीं, कुछ ए तो है भी, तो मतलब इसमें नो ए इज बी फॉल्स हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं क्या नो ए इज बी ट्रू है? देखिए जब पूरा का पूरा ए ही बी है तो नो ए इज बी की तो बात ही नहीं होती, तो नो ए इज बी आपका फॉल्स हो जाएगा। डायग्राम 1 में फॉल्स, डायग्राम 2 में फॉल्स, मतलब हर सिचुएशन में फॉल्स, ये इसलिए फॉल्स होगा स्टेटमेंट, डेफिनेटली फॉल्स। अब मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग में कहा था, तो अब आपको समझ आया यूनिवर्सल से मेरा क्या मतलब था। यूनिवर्सल से मतलब था कि हर सिचुएशन में ये ट्रू या फॉल्स हम इसे चेक करते हैं एवरी कंडीशन में। और लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सम ए इज नॉट बी।
लास्ट स्टेटमेंट में देखो क्या कहता है, सम ए, कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ए बी नहीं है, तो पहली डायग्राम में तो ये स्टेटमेंट सम ए इज नॉट बी ट्रू हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे डायग्राम की, सम ए इज नॉट बी। दूसरे डायग्राम में सम ए इज नॉट बी क्या हो जाता है, फॉल्स, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी ही है, तो दूसरे डायग्राम में ये सम ए इज नॉट बी फॉल्स हो जाएगा। एक डायग्राम में ट्रू, दूसरे में फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, कांट से। और पेपर पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से पूछोगे तो आप कहोगे स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 डज नॉट फॉलो, नाइदर, या कह सकते हो कि नन ऑफ स्टेटमेंट फॉलोज, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप काइंडली इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं, जिसमें कहता है नो ए इज बी। अब नो ए इज बी को समझते हैं कुछ इस तरीके से। नो ए इज बी को आपको पता है एक ही डायग्राम बनेगा, सिंगल डायग्राम, तो ए इज टोटली नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज टोटली नॉट रिलेटेड टू बी। इस तरीके से नो ए इज बी का आपका डायग्राम बन जाता है। कंफ्यूजन में नो ए इज बी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वो रीस्टेटमेंट हो जाएगी, फॉल्स होगी। पेपर में भी अगर आपको एग्जामिनर रीस्टेटमेंट देता, आपने आंख बंद करके फॉल्स क्या देना है, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। कंफ्यूजन वन कहता है ऑल ए इज बी। जब नो ए इज बी है तो ऑल ए इज बी हो सकता है नहीं, तो फॉल्स, एक ही डायग्राम है, कोई इशू नहीं। सम ए इज बी, सम ए इज बी, जब कोई भी ए बी नहीं है तो सम की तो बात ही नहीं होती, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अगले में कह रहा है सम ए इज नॉट बी। अब एक बात बताइए, देखिए नो ए इज बी है, कोई भी ए बी नहीं है, और अगर आपको पूछ लेता है कि कुछ ए बी नहीं है, सम ए इज नॉट बी, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट होगा। क्यों ट्रू होगा, देखिए बहुत साफ सी बात है, जब कोई भी ए बी नहीं है तो सम की बात करेगा, सम ए इज नॉट बी करेगा तो वो तो ट्रू हो गई होगा, क्योंकि कोई भी ए बी का पार्ट नहीं है। तो काइंडली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कहते हैं सम ए इज नॉट बी। ये लास्ट टाइप की स्टेटमेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इसका डायग्राम बनाया था हमने, ये ए है, इसका कुछ पोर्शन बी से रिलेटेड नहीं होगा, ये तो आपका था एब्सोल्यूट डायग्राम। दूसरा डायग्राम क्या था, पॉसिबल डायग्राम भी तो हमने देखना है। तो चलिए ये ए है, इसमें क्या होता है, बी इसके अंदर आता है, बस ए के कुछ पोर्शन से अपना रिलेशन खत्म कर देता है। रिलेशन पहले भी नहीं था, अभी भी तो नहीं है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ऐसा मान लीजिए ना, दो पड़ोसी है, इसके कुछ मेंबर्स इससे नहीं बनती, कभी एक ही घर पार्टी होगी तो इसके कुछ मेंबर्स को छोड़ के बाकी ये तो जा सकता है, लेकिन अगर कभी मतलब कि एक ही घर पार्टी हुई, सारे के सारे बी के मेंबर आएंगे, बस ए के कुछ मेंबर से दूर दूर रहेंगे, ऐसे समझ लो। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कहता है ऑल ए आर बी। अब देखिए जब इसमें कह दिया सम ए इज नॉट बी, तो क्या ऑल ए आर बी हो सकता है कभी, पहले में फॉल्स, क्योंकि ये वाले तो कभी बी बनेंगे ही नहीं। अब इसमें देखिए ऑल ए आर बी होगा कभी नहीं, फॉल्स, क्योंकि ए का कुछ पोर्शन तो अभी भी बी से रिलेशन रख के खुश नहीं है, तो दोनों में फॉल्स। तो आपका पहली कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स, काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, कहता है सम ए इज बी। सम ए इज बी में देखिए क्या इसमें सम ए इज बी है, नहीं, तो इसमें सम ए इज बी फॉल्स। पॉसिबल डायग्राम में देखिए बी अंदर आ जाए तो इसके पूरा तो सम ए इज बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो इसमें ट्रू, एक में फॉल्स एक में ट्रू। इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कांट से, सीएस, मुझे नहीं पता, मतलब कांट से। अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगली स्टेटमेंट में कहता है नो ए इज बी। देखो कहता है नो ए इज बी, तो एक बात बताइए कैसे नो ए इज बी, कोई भी ए तो फिर इससे रिलेटेड नहीं है, तो नो ए इज बी पहले वाले डायग्राम में ट्रू हो जाएगा।
दूसरे डायग्राम में देखिए नो ए इज बी, क्या कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। कुछ ए का पोर्शन तो बी में आ गया, तो नो ए इज बी दूसरे डायग्राम में फॉल्स हो जाएगा। तो एक में ट्रू, एक में फॉल्स, नो ए इज बी क्या हो जाएगा? कांट से। ना इसे हम डेफिनेटली ट्रू कह सकते हैं, ना डेफिनेटली फॉल्स। और पेपर के हिसाब से हमें क्या कहना है? 1, 2 and 3 none of them follows। चलिए नोट कीजिए इसे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक स्टेटमेंट दिए सम ए आर बी, मतलब एक नहीं, आपको इनफैक्ट 3 स्टेटमेंट्स दिए, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, नो सी इज डी। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा वेन डायग्राम बनाना, सम ए आर बी। अच्छा, कभी भी आप मल्टीपल स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपने हमेशा ये चीज नोट डाउन कर लेनी है कि वो आपने एब्सोल्यूट फिगर से ही डायग्राम बनानी है। पॉसिबिलिटी हम उसमें चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सम ए आर बी कैसे होगा? लीजिए, सम ए आर बी ऑल बी आर सी, जितने के जितने भी है वो सारे सी है, ऑल बी आर सी देखिए ये जो बी है ऑल बी आर सी भी हो गया आपका इधर। नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है, तो सिंपल सा आपने एक लाइन लगा दिया क्रॉस और डी। इस तरीके से एक आपका एब्सोल्यूट डायग्राम बन गया। अच्छा, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी हो सकता है ए और बी ओवरलैप कर जाए, बी और सी भी ओवरलैप कर जाए, ए और सी ओवरलैप कर जाए। पॉसिबिलिटी सम और ऑल में ये सारी पॉसिबिलिटीज होती ही होती है। तो आपने एक सिंपल सा डायग्राम बना देना पॉसिबिलिटी का, जिसमें आप एक ऐसे दिखा देना ए बी और सी, तीनों के तीनों ओवरलैप कर रहे हो और इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, बी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इस तरीके से दिखा सकते हो। तो ये आपका एक डायग्राम, ये आपका दूसरा डायग्राम, जिसमें पॉसिबिलिटी के हिसाब से तीनों के तीनों ओवरलैप कर सकते हैं। चलिए कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन कहता है सम ए आर सी। पहले डायग्राम में लिखते हैं सम ए आर सी बिल्कुल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन सी है, सम ए आर सी। तो फॉर द फर्स्ट डायग्राम सम ए आर सी आपका ट्रू हो गया। अब इसमें देखिए सम ए आर सी, जब ऑल ए आर सी है तो सम ए आर सी भी ट्रू होगा। तो पहले डायग्राम में ट्रू, दूसरे में ट्रू। जो स्टेटमेंट 1 है सम ए आर सी, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है, नोट कीजिए। अब कहते हैं सम सी आर बी, स्टेटमेंट 2 कहते हैं सम सी आर बी। अब पहले डायग्राम में देखेंगे तो जी हाँ बिल्कुल सही है, सम सी आर बी, सम सी आर बी है, तो पहले डायग्राम में ट्रू है। दूसरे में देखिए जब ऑल बी आर सी होगा तो सम बी आर सी तो होगा ही होगा, तो ये स्टेटमेंट इसमें भी ट्रू, इसमें भी ट्रू, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है। अब इस कंक्लूजन में आप कहते हैं सम सी आर नॉट डी। अब देखिए कोई भी सी डी नहीं है, हो गया सम सी आर नॉट डी, तो ट्रू है। अब इसमें देखिए सम सी आर नॉट डी, दोनों डायग्राम में ट्रू है, तो इसे मैं लिख लेता हूं ट्रू। अच्छा, पॉसिबिलिटी इमेजिन करने से अच्छा आप एक पॉसिबिलिटी का एक शॉर्ट में डायग्राम बनाओ, अगर स्टेटमेंट इजी है। रीजन भी आपको ट्रू और फॉल्स देखना बहुत इजी हो जाता है। नो बी इज डी, नो बी इज डी, बिल्कुल इसमें कोई भी बी डी से रिलेटेड नहीं है, तो नो बी इज डी वाली लाइन इसमें ट्रू हो जाती है। और इसमें देखिए नो बी इज डी इस डायग्राम में, तो नो बी इज डी इसमें भी ट्रू है, दोनों में ट्रू, तो ये आपका ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते, ऑल ए आर सी। अब इसमें देखिए ऑल ए आर सी है नहीं, सम ए आर सी कह सकते हो, ऑल को तो नहीं कह सकते, सम में भी ये वाला पोर्शन जो बी से कनेक्टेड है, तो ऑल ए आर सी फॉल्स है। पॉसिबल डायग्राम ऑल ए
ए और सी तो है ही, ओवरलैप जो कर गया तो ट्रू है। एक डायग्राम में ट्रू, एक डायग्राम में फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपका कांट से, इसे मैं शॉर्ट में CS लिख देता हूं। तो काइंडली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं आइदर कंडीशन। अब आइदर कंडीशन काफी बार आपने देखा होगा, पेपर में आपसे पूछता आइदर वन, मतलब एक आपको स्टेटमेंट दे देगा आइदर 1 और 2 इज ट्रू, ठीक है। अब आइदर कैसे बनता है? अब आइदर के लिए आपको ये जरूरी है समझना 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक ही कंडीशन पढ़ के भी समझा देता हूं। कंडीशन 1 कहता है आइदर, किसी भी दो स्टेटमेंट को आइदर बनाने के लिए इन 3 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, तभी वो आइदर बनता है। पहली कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 2 कंक्लूजन शुड बी कांट से। अगर आपको 5-6 कंक्लूजन दिए उसमें से कम 2 कंक्लूजन तो कांट से होने ही चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है पर्सन्स मस्ट बी सेम, मतलब कि अगर एक कंक्लूजन में ए और बी पर्सन का रिलेशन दिया ऑल ए इज बी, तो दूसरे में पर्सन सेम होने चाहिए, सम ए इज बी, मतलब ये वाले पर्सन्स आपके सेम होने चाहिए। तो मतलब आपको पहली चीज है कि दोनों कांट से होनी चाहिए, ये भी इसका भी कांट से होना चाहिए, ये भी कांट से होना चाहिए, और दूसरा पर्सन सेम होने चाहिए। तीसरा होता है वैलिड पेयर। अब वैलिड पेयर क्या होता है? मैंने कहा 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव। पॉजिटिव में होता है ऑल और सम, नेगेटिव में होता है नो और सम नॉट। वैलिड पेयर का मतलब होता है एक स्टेटमेंट दोनों में से एक पॉजिटिव में से आना चाहिए और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव में से होनी चाहिए, या एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो ऐसे होना चाहिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होता है? ऑल, सम नॉट, सम नॉट, ठीक है, सम नो, ये आपके वैलिड पेयर होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन है ऑल और नो। ऑल और नो अगर आता है तो वो आपका वैलिड पेयर नहीं बनाता। इसे आपने एज इट इज दिमाग में रख लेना, आपको काम आएगा। तो आप ये नोट कर लीजिए। अगर नोट करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए नोट कीजिए इसे आप। अब आइदर कंडीशन समझने के बाद अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं आइदर कंडीशन से रिलेटेड। स्टेटमेंट क्या कहता है? सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। डायग्राम बना लेते हैं। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है? सम इंटेलिजेंट आर टॉपर। सम इंटेलिजेंट्स आर टॉपर। ये तो हो गया आपके एब्सोल्यूट डायग्राम। पॉसिबिलिटी में ये तीनों ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट या इंटेलिजेंट या टॉपर, या फिर तीनों का ओवरलैप दिखा तो वो एक पॉसिबल डायग्राम होता है। कंक्लूजन क्या कहता? सम स्टूडेंट्स आर टॉपर। अब देखिए सम स्टूडेंट्स आर टॉपर, आप पॉसिबल डायग्राम के साथ ही बना लेते, लीजिए स्टूडेंट्स, टॉपर और इंटेलिजेंट। अब देखिए सम स्टूडेंट्स आर टॉपर, क्या इसमें सम स्टूडेंट्स आर टॉपर है? नहीं है, तो पहले में फॉल्स। अगर ये ओवरलैप कर जाए तो सम स्टूडेंट्स आर टॉपर हो जाएंगे, हो जाएंगे, जो पॉसिबल डायग्राम है। तो इसमें ट्रू, एक में फॉल्स एक में ट्रू, तो स्टेटमेंट CS कांट से। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, नो टॉपर इज स्टूडेंट। नो टॉपर इज स्टूडेंट, इसमें ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। और एक बात बताइए, नो टॉपर स्टूडेंट, क्या इसमें कह सकते हैं नो टॉपर स्टूडेंट है? नहीं, इसमें नो का तो सवाल ही नहीं उठता, सारे एक दूसरे को ओवरलैप करते, तो इसमें फॉल्स है। तो एक में ट्रू एक में फॉल्स, कांट से। अब आइदर वाली कंडीशन मैच करते हैं कि पहली कंडीशन क्या थी? एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट शुड बी कांट से। जहां पे 2 स्टेटमेंट कांट से मिल गई वहां पे देखना है कि आइदर बनता है या नहीं बनता। 2 कांट से मिली, बिल्कुल मिल गए, तो मैं इसमें आइदर चेक कर सकता हूं। अब आपको दूसरी कंडीशन मैंने क्या नोट करवाई थी? पर्सन्स मस्ट बी सेम। यहाँ पे स्टूडेंट्स और टॉपर है, और यहाँ पे भी तो टॉपर और स्टूडेंट्स है, दोनों में पर्सन्स आपके सेम है।
दूसरी कंडीशन भी मैच कर गई। अब तीसरी कंडीशन क्या कहता है, वैलिड पेयर। वैलिड पेयर का मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, एक्सेप्ट ऑल या नो का। पहला सम का, सम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और नो एक आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो एक वैलिड पेयर भी मिल गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पर्सन मस्ट बी सेम, दोनों का आंसर, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल और नो एक्सेप्शन है उसमें। तो जब आपको तीनों कंडीशंस मिल गई तो आपने इसका क्या आंसर देना है, आइदर 1 और 2 इज ट्रू। अब आप कहोगे ये तो हमने फॉर्मूला से कर लिया, टेक्निक से कर लिया, ठीक है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। देखिए एक्चुअल मीनिंग हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस मेथड से आपके क्वेश्चंस बहुत कन्वीनियंटली और बिल्कुल सही सॉल्व होंगे। आपने ये लेक्चर करने के बाद सिलॉक्स के आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बहुत रेयर चांसेस होंगे। तो आप इसे स्टिल आप देखना चाहोगे कि ये चीज कैसे आइडल हुआ। देखो फॉल्स ट्रू का पेयर बना, ट्रू और फॉल्स का, तो एक चीज तो पता लगी कि एट अ टाइम दोनों में से एक चीज ट्रू है। देखिए अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट की बात करूं तो एट अ टाइम सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई और दूसरे में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो मतलब कि दोनों में से एट अ टाइम एक स्टेटमेंट ट्रू है, तो मतलब आइदर 1 और 2 इज ट्रू बनता है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आती कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इस मेथड से भी करेंगे, आपके आइदर के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो काइंडली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिलॉक्स पूरा डिस्कस कर लिया है। सिलॉक्स में अब आपके कुछ रह गए हैं क्वेश्चंस, जैसे पॉसिबिलिटी कंडीशन रह गई है, एक टाइप के वो क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन रहते हैं आपके स्पेशल केसेस, ठीक है, और तीसरे आपके रह जाते हैं कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा कर लेंगे आपके सेकंड लेक्चर में। ये आपका सिलॉक्स का बेसिक्स था, इसी के बेसिस पे आपके पॉसिबिलिटी और स्पेशल केसेस भी हो जाते हैं जो आजकल एग्जाम में आने लगे, स्पेशल केसेस। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, समझिएगा, क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा। स्टिल आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स भी डाल सकते हो ताकि कोई भी आपकी क्वेरी मैं आपको देख सकूं। अगर आपको वीडियो में कुछ ऐसी चीजें जो नहीं समझ आती तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइए ताकि हम इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड कर सके या इंप्रूवमेंट कर सके। थैंक यू।